बांग्लादेश में इस समय एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत आ चुकी है और मिलिट्री ने देश को अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये सब शुरू हुआ था स्टूडेंटों ने रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए और दिनों दिन प्रोटेस्ट बढ़ते गए। इस आंदोलन में 300 से ज़्यादा स्टूडेंटों की मौत हो चुकी है। बाद में 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया, यानी स्टूडेंटों की मांग पूरी कर दी। लेकिन फिर भी बांग्लादेश में प्रोटेस्ट नहीं रुक रहे और अब इनकी डिमांड है कि शेख हसीना रिजाइन करे, यानी रिजर्वेशन पर फैसला हाई कोर्ट का, उसे पलटा सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन प्रोटेस्ट शेख हसीना के खिलाफ हो रहे हैं। बाद में मिलिट्री ने बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में ले लिया और एक अंतरिम सरकार बनाने की बात कही है। अब खबरें आ रही है कि नोबेल प्राइजेस मोहम्मद यूसुफ बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो क्या शेख हसीना की सरकार गिराने में विदेशी ताकतें भी जिम्मेदार हैं? बांग्लादेश की पॉलिटिकल क्राइसिस का भारत पर क्या असर पड़ेगा और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले क्यों हो रहे हैं, इन्हीं के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। भारत का धर्म के आधार पर पार्टीशन हुआ, जिसमें एक भारत और दूसरा पाकिस्तान जो ईस्ट और वेस्ट में था, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान के लोग उर्दू बोलते थे लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली भाषा बोलते थे। फिर मार्च 1948 में जिन्ना ने ढाका का दौरा किया और कहा कि पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू होगी, यानी पाकिस्तान की 56% पॉपुलेशन बंगाली भाषा बोलती थी लेकिन फिर भी उन पर उर्दू थोपी जा रही थी, इसलिए बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट शुरू हुआ। वहीं पाकिस्तान के बजट का ज़्यादातर हिस्सा पश्चिम पाकिस्तान पर खर्च होता था, लेकिन पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा थी। फिर 1970 में पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शन हुए, जिसमें मेनली दो पार्टियां थी, शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वेस्ट पाकिस्तान की 138 सीटें और ईस्ट पाकिस्तान की 162 सीटें थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सब हैरान हो गए, क्योंकि अवामी लीग ने 160 सीटें जीती, वहीं पीपुल्स पार्टी ने केवल 81 सीटें जीती। तो शेख मुजीबुर रहमान का प्राइम मिनिस्टर बनना तय था। लेकिन याया खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये नहीं चाहते थे कि शेख मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर बने, इसलिए इन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट को ही कैंसिल कर दिया। तो ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होने लगे, इसलिए याया खान ने ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिसके बाद 1971 का युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और इस तरह ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, जिसके प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान बने। और इन्होंने रिजर्वेशन की शुरुआत करी, यानी जो लोग इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे उनके परिवारों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिसमें फ्रीडम फाइटर के परिवारों को 30%, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए 40% और महिलाओं के लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन सामान्य छात्रों के लिए केवल 20% सीटें ही छोड़ी गई, तो इसका विरोध होने लगा। इसके बाद 1976 में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का आरक्षण कम करके 20% कर दिया। इसके बाद 1985 में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का रिजर्वेशन और कम करके 10% कर दिया। वहीं अल्पसंख्यकों के लिए 5% कोटा जोड़ दिया गया और आखिरकार 2012 में विकलांगों के लिए 1% कोटा जोड़ दिया गया और इस तरह कुल कोटा 56% हो गया, यानी सामान्य छात्रों के लिए 44% सीटें ही बची थी। इस कारण साल 2018 में स्टूडेंटों ने रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए प्रोटेस्ट शुरू किए और इनका कहना था कि बांग्लादेश में जॉब तो वैसे भी नहीं है और जो भी जॉब मिलती है उसमें 56% तो रिजर्वेशन है, तो हम कहाँ जाएं। इसीलिए फ्रीडम फाइटर के परिवारों को जो रिजर्वेशन मिलता है उसे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि देश के लिए लड़ाई तो फ्रीडम फाइटर ने लड़ी थी, तो उनकी पीढ़ियों को रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है। फिर 2018 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि फ्रीडम फाइटर को जो रिजर्वेशन मिलता है उसे ख़त्म कर दिया गया। बहरहाल रिजर्वेशन ख़त्म हुआ तो प्रोटेस्ट भी ख़त्म हो गए। लेकिन 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेकर फिर से फैसला सुनाया और यह वही डिसीजन था जिससे स्टूडेंट फिर से प्रोटेस्ट करने लगे। दरअसल इसमें कहा गया कि 2018 से पहले रिजर्वेशन मिलता था उसे फिर से उसी तरह लागू कर दिया गया, यानी 5 जून के इस फैसले से लोग फिर से भड़क उठे और ये विरोध बढ़ने लगा। वहीं इस समय तक ये आंदोलन हिंसक नहीं था, लेकिन ये मामला तब बढ़ गया जब शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। दरअसल 14 जुलाई को शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें कहा कि रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर के परिवारों को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो लोग
सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वे स्टूडेंट नहीं बल्कि आतंकवादी है जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। शेख हसीना ने आगे कहा कि मैं देशवासियों से इन आतंकवादियों का सख्ती से दमन करने की अपील करती हूँ। यानी शेख हसीना के एक इंटरव्यू के बाद प्रोटेस्ट और भी हिंसक हो गए। इसके बाद ढाका यूनिवर्सिटी में तू के अमी के रजाकार रजाकार के नारे लगने लगे, यानी तुम कौन हो मैं कौन हूँ, रजाकार रजाकार। फिर 15 जुलाई को ढाका यूनिवर्सिटी में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई जिसमें 100 से ज़्यादा स्टूडेंटों की मौत हुई। शेख हसीना ने यह कभी नहीं सोचा था कि रजाकार शब्द उन पर इतना भारी पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रजाकार क्या है। रजाकार अरबी वर्ड है जिसका अर्थ है समय सेवक या साथ देने वाला। और 1971 के युद्ध में इन रजाकारों ने पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट किया था। तो बांग्लादेश के लिए रजाकार का मतलब है गद्दार। वहीं शेख हसीना के बाद इनकी पार्टी के नेताओं ने भी इसी तरह के बयान दिए। समाज कल्याण मंत्री दीपू मोनी ने कहा कि रजाकारों को बांग्लादेश के झंडे को थामने का कोई हक नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मोहम्मद अली अराफात ने कहा कि रजाकारों की कोई भी मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी इस तरह के बयानों से प्रोटेस्ट और भी हिंसक हो गया और हिंसक आंदोलन को रोकने के लिए देश में कर्फ्यू लगा दिया। इसके अलावा देश में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर रोक लगा दी। फिर 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। यानी अब 93% जॉब मेरिट पर होगी। केवल 5% फ्रीडम फाइटर के परिवारों को और 2% माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन दिया गया। अब स्टूडेंटों की जो मांग थी वो तो पूरी हो चुकी थी, तो प्रोटेस्ट बंद हो जाने चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ऐसा माना जा रहा था कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल अब इनकी डिमांड है कि शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा दे। कई हफ्तों से चले आ रहे भयंकर प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आर्मी जनरल ने 1 घंटे का समय दिया था इस्तीफा देने और बांग्लादेश को छोड़कर जाने के लिए। इसके बाद बांग्लादेश को आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया। आर्मी जनरल वकार उल जमाल ने कहा कि मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। देश के नागरिकों को सेना पर भरोसा बनाए रखने का आग्रह किया और एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। स्टूडेंटों ने जो रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए प्रोटेस्ट किए थे, मगर ये किसी ने नहीं सोचा था कि शेख हसीना को अपनी सत्ता गंवानी पड़ेगी और बांग्लादेश में मिलिट्री कू हो जाएगा। अब सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश के इस मिलिट्री कू में विदेशी ताकतों का हाथ है, क्योंकि इस साल बांग्लादेश में इलेक्शन के समय शेख हसीना ने कहा था कि किसी एक देश ने बांग्लादेश में मिलिट्री बेस बनाने की अनुमति मांगी। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे बिना परेशानी के दोबारा चुनाव जीतने देंगे। हालांकि शेख हसीना ने उस देश का नाम नहीं बताया और शेख हसीना ने ऐसा नहीं किया। और हैरानी की बात है, इसके ठीक 2 महीने बाद शेख हसीना को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। अब ऐसा भी नहीं है कि बांग्लादेश में ये मिलिट्री कू पहली बार हुआ है। दरअसल 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में पहला मिलिट्री कू हुआ जिसमें शेख मुजीबुर रहमान समेत उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, जिसमें शेख हसीना और उनकी बहन ही बच गई थी क्योंकि वो उस समय बांग्लादेश में नहीं थी। इसके बाद 3 नवंबर 1975 को बांग्लादेश में दूसरा मिलिट्री कू हुआ। इसके बाद 7 नवंबर 1975 को बांग्लादेश में तीसरा मिलिट्री कू हुआ। इस तरह बांग्लादेश की मिलिट्री कू की लिस्ट काफ़ी लंबी है। शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक होने शुरू हो गए हैं। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हिंदुओं का जीना मुश्किल होता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंसा बढ़ने से कई हिंदू मंदिरों और घरों को निशाना बनाया जा रहा है। मोहम्मद यूसुफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली है, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। अब देखना होगा कि मोहम्मद यूसुफ के आंतरिक नेता चुने जाने के बाद क्या हिंदुओं पर हमले होंगे और आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कैसे होंगे।